दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 17 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की न्यूज। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में कल आईजीआईएमएस में कोरोना का पहला टीका लगाया गया। जी हां, राज्य का यानी कि बिहार का पहला टीका आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी राम बाबू और दूसरा टीका इसी अस्पताल के एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को दिया गया। जी हां, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिहार में 4,64,160 लोगों का टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। कुल 300 सेंटरों पर टीकाकरण होगा, जिनमें 259 सेंटर सरकारी जबकि 41 निजी सेंटर है। जहां निबंधित व्यक्ति को टीका के 2 डोज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में पहले दिन 30,000 रजिस्टर्ड लोगों को टीका दिया गया है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर 1 महीने में बिहार में अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो महागठबंधन के सभी विधायकों के साथ दिल्ली कूच करेंगे और राष्ट्रपति से मुलाकात करके बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखेंगे। इससे पहले बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी सीएम नीतीश कुमार को ईमेल द्वारा भेजी गई, जिसमें उन्होंने पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आपके पुराने जुमले जिसमें आप कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं, इससे कम नहीं चलने वाला है। तो तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि राज्य हित में अपने अधिकारियों को बदलिए। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके सैयद शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने इनाम दिया है। जी हां, पार्टी ने उन्हें बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हां, बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से एक सीट पर शाहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी सीट पर बीजेपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खेले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन 2 दफे सांसद रहने के साथ ही केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जी हां, वाजपेयी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद वे अलग थलग पर गए थे। जी हां, पार्टी ने उन्हें हालिया दिनों में काम पर लगाया था और वह था जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में शाहनवाज हुसैन को चुनाव अभियान का सह प्रभारी बनाया था। जी हां, इस चुनाव में बीजेपी ने संतोषजनक प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्हें पार्टी की ओर से इनाम दिया जा सकता है, जो आज उसे इनाम दिया गया है। दोस्तों बिहार पुलिस में अब ट्रांसजेंडर भी दारोगा और सब इंस्पेक्टर बनेंगे। जिन्हें इसकी सीधी नियुक्ति होगी। बहाली में उम्र में छूट मिलेगी। गृह विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। जब भी बिहार में सिपाही पद के लिए बहाली निकलेगी, उसमें हर 500 पद में एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रहेगा। जिन्हें इस पद के लिए अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित होगा। बताया जा रहा है कि ट्रांसजेंडरों की सीधी नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता पुलिस मैनुअल 1978 में सिपाही संवर्ग के लिए तथा पुलिस अवर निरीक्षण संवर्ग के लिए निर्धारित अनुसार ही होगा। दोस्तों लॉकडाउन के बाद पटरी पर आ रहे निर्माण क्षेत्र को फिर से बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, वजह है बिहार में ट्रकों की हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसकी शुरुआत कल से ही हो गई है। जी हां, इस हड़ताल की वजह से बालू उठाव करने वाले ट्रकों के लिए सरकार की तरफ से जारी किया गया नया आदेश है। इस आदेश में बालू उठाव वाले 14 चक्के से अधिक वाले ट्रकों पर रोक लगा दी गई है। जी हां, इसके लिए 14 चक्के और फिर उससे छोटे ट्रकों के लिए बालू उठाव का नया गाइडलाइंस तैयार किया गया है। इसके तहत बालू उठाने वाले ट्रकों की बॉडी को 6 फीट से काटकर 3 फीट करना होगा। जी हां, ट्रक मालिकों का कहना है कि ट्रकों की बॉडी काटने का फरमान पूरी तरीके से मनमाना फैसला है। उनके मुताबिक सरकार अगर ओवरलोड को कम करने के लिए ऐसा कर रही है तो फिर इसके लिए तो पहले से ही नियम बने हैं। प्रशासन ओवरलोडेड ट्रकों पर फाइन लगा सकती है और उस पर कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। ऐसे में इस तरीके के नियमों का क्या मतलब है? ट्रक मालिकों के अनुसार बिहार में ट्रकों के लिए बालू और फिर गिट्टी ढुलाई सबसे बड़ा व्यवसाय है, लेकिन अगर कोई ट्रक किसी अन्य सामग्री की ढुलाई करना चाहता है तो फिर बॉडी काटने के बाद वे नहीं कर पाएगा। जी हां, सरकार के इस आदेश के खिलाफ ट्रक मालिकों ने पटना सहित पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। जी हां, पटना में दीदारगंज और 0 माइल सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं।
दोस्तों बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी तो हर किसी को याद होगा ही। कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ज्योति पासवान उस वक्त सुर्खियों में आई थी। जी हाँ, ज्योति के पिता गुरुग्राम में काम करते थे और बीमार हो गए थे। तभी कोरोना का देशव्यापी लॉकडाउन लग गया था और ज्योति पासवान ने अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से अपने घर दरभंगा तक लगभग 1200 किलोमीटर तक का सफर तय किया था। जी हाँ, उसी साइकिल गर्ल ज्योति पासवान को समाज कल्याण विभाग ने भारत सरकार के नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक ने इसकी घोषणा भी कर दी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि ज्योति को ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक दया निधान पांडे ने दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के बुनियाद केंद्र पहुंचकर ज्योति पासवान को सम्मानित भी किया। जी हां, उन्होंने ज्योति को सरकार की ओर से 50,000 रुपए आर्थिक मदद का चेक भी दिया। साथ ही निदेशक ने ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करने के लिए एक स्मार्टफोन भी दिया। साइकिल गर्ल ज्योति के साथ बुनियादी केंद्र पहुंचे उनके पिता मोहन पासवान को भी सम्मानित किया गया। दोस्तों भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कंपनी ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन के दुष्परिणाम नजर आने पर लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने फॉर्म में इसे खास तौर से लिखा है कि आज देश में वैक्सीन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार पहले दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाएगी। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार के नाकामियों को लेकर उजागर करते रहे और आक्रामक तेवर अपनाते रहे। जी हां, अब जब सरकार में वे नहीं आ पाए तो फिर तेजस्वी यादव जनता को यह बताने में जरूर कामयाब रहे कि वे अब काफी हद तक परिपक्व नेता बन चुके हैं। हालांकि इसके साथ ही कई चुनौतियां भी उनके सामने हैं। सबसे पहले तो उन पर महागठबंधन को बचाए रखने की जिम्मेवारी है, क्योंकि सत्तारूढ़ खेमा लगातार इस अलायंस के टूटने का दावा कर रहे हैं। जी, इसके साथ ही कई अन्य अहम चुनौतियां भी तेजस्वी यादव के सामने हैं, जिसे फेस करते रहना है। जी हां, मकर संक्रांति के बाद अब ये और बढ़ने वाली है। तेजस्वी यादव के सामने सबसे जरूरी अपनी छवि को सही परिप्रेक्ष्य में पेश करना होगा। दरअसल यह देखा गया है कि बिहार में किसी मुद्दे पर जब भी विपक्ष के नेता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो तेजस्वी यादव अक्सर गायब हो जाते हैं। जी हाँ, वो बिहार से बाहर चले जाते हैं, चाहे वो चमकी बुखार का मामला हो, बाढ़ का मामला हो अथवा कोरोना संक्रमण के दौर में उनका गायब हो जाना हो। लोकसभा चुनाव के दौरान तो उनके 40 दिन की गैर हाजिरी तो सभी को खल गई थी। ऐसे में विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में कोरोना का टीका लगवाने के बाद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की तबीयत बिगड़ गई। जी हां, टीका लगवाने के बाद अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हां, अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मुसब्बिर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उन्होंने सुबह ब्लड प्रेशर की दवा ली थी। उनका ब्लड प्रेशर कभी कम हो रहा है तो कभी ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच का गठबंधन जब से टूटा है तब से शिवसेना किसी मौके पर बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ती है। जी हां, शिवसेना ने एक बार फिर से अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। सामना में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से दिए गए बयान ने ओबीसी साहब और बीजेपी के बीच के रिश्ते की पोल खोल दी और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना ने साक्षी महाराज के उस बयान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है, जिसमें साक्षी महाराज ने कहा था कि एमआईएम अध्यक्ष ओबीसी मियां मुसलमानों का मसीहा नहीं बल्कि बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों हाथियों को गन्ना और पानी बेहद पसंद है। उन्हें जहां भी गन्ना या फिर गन्ने का खेत दिखाई दे जाए तो फिर वो खाने के लिए टूट पड़ते हैं। वहीं पानी दिखने पर उसमें नहाने के लिए कूद जाते हैं। हाथी के बच्चे बहुत मस्तीखोर होते हैं। जी हां, ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया में दिखाई दिया, जिसमें एक शख्स ने हाथी के बच्चे को जैसा ही गन्ना देकर छूने की कोशिश की, उसने पलटकर उस शख्स को लात मार दी और गन्ना फेंककर चलता बना। जी हां, इस वीडियो को भारतीय वन सेवा IFS की अधिकारी सुधा रमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। जी हां, सुधा रमन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि उन लोगों के लिए समर्पित जो गन्ना पसंद करते हैं। जी हां, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जंगल में एक रास्ते पर खड़ा हुआ है। उसके हाथ में गन्ने के 2 टुकड़े लगे हुए हैं। जी हां, शख्स के हाथ में गन्ना देखकर हाथी का एक बच्चा उसके पास पहुंच जाता है। जैसा ही हाथी का बच्चा उसके पास पहुंचता है वह शख्स बैठ जाता है और उसकी सूंड में गन्ने का एक टुकड़ा पकड़ा देता है। जी हां, और उसके बाद उसकी सूंड को छूने लगता है। व्यक्ति का उसके सूंड को छूना पसंद नहीं आता है और हाथी का बच्चा पलटता है और उसकी पिछली लात से उस शख्स को मार देता है। जी हां, और जाने लगता है। यही नहीं, उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि जाते जाते हुए गन्ने को भी फेंक कर चला जाता है। जी हां, यह सब देखकर उस शख्स को हंसी आने लगती है।
दोस्तों दिल्ली के एम्स में एक सफाई कर्मी को सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया गया है। जी इस सफाई कर्मी का नाम मनीष कुमार है। इसके साथ ही वे दिल्ली के एम्स में कोरोना का टीका लगाने वाले सबसे पहले शख्स बन गए हैं। इस मौके पर वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच काफी अफवाह भी है। ऐसे में एम्स डायरेक्टर के वैक्सीन लगवाने से लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा। जी हां, और लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर अफवाह पर विराम लगेगा। दोस्तों बिहार के कटिहार में किसानों का हाल इतना बुरा है कि क्या कहें। जानकारी के मुताबिक 1 रुपया किलो भी गोभी नहीं बिक रहा है। बड़े पैमाने पर फूल गोभी की खेती करने वाले किसान फूल गोभी के दाम नहीं मिलने से परेशान हैं और अब तो हालात ऐसा है कि 1 रुपया प्रति किलो पर भी कोई फूल गोभी लेने वाला तैयार नहीं है। ऐसे में किसान खेत में ही फूल गोभी छोड़कर या फिर उसे मवेशी का चारा बनाने के लिए बेबस हैं। बड़े पैमाने पर फूल गोभी की खेती करने वाले रोतारा राजौरा के किसान कहते हैं कि अब तो सरकार से ही कुछ उम्मीद है ताकि मुआवजा मिलने से कुछ राहत मिल सके। जी अब फूल गोभी के मार से कहराते किसानों की परेशानी पर अब वे लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ मदद करे ताकि उसके आगे के लिए खेती करना आसान हो सके। दोस्तों बिहार के एक मंत्री को बदनाम विभाग मिला है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर बदनाम विभाग क्या है, कौन सा बदनाम विभाग है। तो बदनामी ऐसी ही कि खुद मंत्री जी ने 2 महीने में कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ बिना पैसे के काम नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। जी हाँ, भाजपा नेता रामसूरत राय इस विभाग के मंत्री बने हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी संभालने के साथ ही वे लगातार एक्शन में हैं। इस विभाग पर लगे बदनामी के ठप्पे को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने एक बड़ी पहल की है। मंत्री जी अब हर साल अपने वेतन का एक हिस्सा उसी बदनाम विभाग के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों के बीच बांटेंगे। जी हां, मतलब मंत्री इनाम के तौर पर वेतन राशि बांटेंगे। जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे उनको मंत्री इनाम देंगे। जी हां, मंत्री रामसूरत राय ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। रामसूरत राय ने 2020 के दिसंबर महीने में 3 कर्मचारी, 3 DCLR और 3 CO को अपने वेतन से इनाम भी दिया है। जी हां, राजस्व मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि हमारी कोशिश है कि भूमि एवं सुधार विभाग की छवि को बदली जाए। जो अधिकारी समय पर काम करेंगे, बेहतर करेंगे, उन्हें हम सरकारी पैसे से ही नहीं बल्कि अपने वेतन की राशि से भी सम्मानित करेंगे, इनाम देंगे। दोस्तों देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, ये फ्रॉड नए तरीके से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये ठग कॉल करके लोगों को अपनी KYC सत्यापित करने को कहते हैं, फिर मदद देने की पेशकश करते हैं। इसके बाद उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। जी हाँ, इस तरीके से फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को आगाह करते आ रहे हैं। इसी क्रम में SBI ने कल एक और ट्वीट जारी करके अपने करोड़ों ग्राहकों से अलर्ट रहने की अपील की है। KYC वेरिफिकेशन के नाम पर आ रहे कॉल और मैसेज को लेकर SBI ने ट्वीट करके कहा है कि KYC सत्यापन का अनुरोध करने वाले कॉल या फिर संदेश को से खुद को सुरक्षित रखें। जालसाज आपके व्यक्तिगत विवरण हासिल करने के लिए बैंक कंपनी प्रतिनिधि होने का नाटक करते हुए एक फोन कॉल करता है या फिर टेक्स्ट संदेश मैसेज भेजता है। ऐसे मामले की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। इसके अलावा ट्वीट में SBI ने ठगी से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। जहां उसमें से है कि किसी के साथ OTP शेयर ना करें, रिमोट एक्सेस ऐप से बचें, आधार की कॉपी किसी अजनबी के साथ शेयर ना करें, अपने बैंक अकाउंट में अपनी न्यूनतम संपर्क जानकारी अपडेट रखें, समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें, किसी के साथ मोबाइल नंबर और गोपनीय डेटा शेयर ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले ठीक से जांच कर लें, पड़ताल कर लें। दोस्तों पटना से नेपाल जा रहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL की पेट्रोलियम पाइपलाइन में सेंधमारी करके हजारों लीटर डीजल चोरी करने का मामला सामने आया है। पटना से सीवान और मोतिहारी के रास्ते नेपाल के 12 जिले के अमलेखगंज तक जाने वाले इस पाइपलाइन में सीवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के डुमरा गांव के पास सेंधमारी की गई है। इस मामले की जानकारी मिलते ही IOCL के अधिकारियों की होश उड़ गए। जी हां, आनंद फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, लेकिन जब अधिकारियों ने चोरी की तकनीकों को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, बिहार में इस तरीके की चोरी का यह पहला घटना है। पटना से मोतिहारी जा रहे इस पाइपलाइन में सेंधमारी की घटना ने IOCL में हरकंप मचा दिया है। दरअसल पाइपलाइन के ऊपर खेत में डीजल बहता हुआ दिखा तो पाइपलाइन की सुरक्षा कर्मी तैनात अधिकारियों को लीकेज की सूचना दी। इसके बाद जब जांच किया गया तो मेन पाइपलाइन में सेंधमारी का भंडाफोड़ हुआ। जी हां, चोरों ने मेन पाइपलाइन को होल करके एक अलग पाइप जोड़ रखा था। इसकी मदद से वे प्रतिदिन
हजारों लीटर डीजल की चोरी करते थे। जी हाँ, जमीन में करीब 4 फीट नीचे से गुजरने वाली इस पाइपलाइन में जो अलग से पाइप जोड़ा गया था उसे भी जमीन के अंदर ही छिपाया गया था। इतना ही नहीं, जोड़े गए पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ के लीकेज न हो इसके लिए भी चोरों ने खास बंदोबस्त किया था। छोटे से पाइप में कई लॉक लगाए गए थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के बीच आजकल तीखी लड़ाई देखने को मिल रही है। जी हां, इस बीच बड़ी हाट से टीएमसी नेता और लोकसभा सांसद नुसरत जहां ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि भाजपा बंगाल कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। नुसरत जहां ने कहा है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम में दंगा कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो फिर मुसलमानों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। नुसरत जहां मुस्लिम बहुल इलाके में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, खाने की बात आते ही रोटी की बात आती है और रोटी गेहूं से बनती है। जी हां, आजादी के बाद एक दौर था जब भारत के लोग रोटी के लिए अमेरिका से गेहूं के मोहताज थे, लेकिन आज किसान और वैज्ञानिकों की मेहनत से हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं। जी हां, आज हम इसके इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर हैं, यानी कि मंगाते नहीं है बल्कि भेजते हैं दूसरे देश में। ये हमारी प्रमुख फसल है। इस साल भी इसकी बम्पर पैदावार होने की संभावना है। इसके प्रति किसानों की जागरूकता यह है कि इसके बीज बदलने की दर दूसरे सभी फसलों से ज्यादा है। जी हां, केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए 108 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा था। जी हां, विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं का उत्पादन इस बार अनुमान से कहीं अधिक होगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के डायरेक्टर डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसकी वजह इस साल इसकी बुआई के रकबे में वृद्धि को बता रहे हैं। जी हां, कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक वैसे तो भारत में गेहूं की करीब 500 प्रजातियां हैं, जिसमें से 125 चलन में है, लेकिन 15 किस्में ही लोकप्रिय है। दोस्तों, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है। जी हां, इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5,100,000 रुपए का चंदा दिया। जी हां, और राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई टोकलिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जी हां, उन्होंने यह धनराशि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 14 जनवरी से शुरू हुए धन संचय अभियान के तहत दी है। इसके तहत 27 फरवरी तक देश भर में करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। जी हां, इन परिवारों से चंदा इकट्ठा करने की योजना है। लोगों से जो भी रुपए मिलेंगे वे राम मंदिर निर्माण के लिए इस्तेमाल होंगे। जी हां, इस अभियान में आम आदमी पार्टी से लेकर उद्योगपति तक अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के व्यापारी गोविंद भाई टोकलिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी के प्रमुख पार्टियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम भरने के लिए यूपी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। जी हां, पहले सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया और फिर आप यानी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम को पर्दे के पीछे से गठबंधन की बात कही है। जी हां, संजय सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह भी कहा है कि यह बात बीजेपी के एक जिम्मेवार सांसद ने बताई है कि यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अब यूपी में 2 एमआईएम चुनाव लड़ेगी, एक एमआईएम योगी और एक एमआईएम ओबीसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है। जी हां, कांग्रेस ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को साथ में चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो फिर साथ मिलकर आना होगा। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में कुछ माह में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हां, कांग्रेस के अहम नेताओं में से एक अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि यह ठीक रहेगा तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व का साथ जुड़ जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में पिछले 100 सालों से धर्मनिरपेक्षता को बचाए और बनाए रखा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर टीएमसी चाहे तो कांग्रेस के साथ लड़कर सत्ता में आ सकते हैं। कांग्रेस ममता बनर्जी को सत्ता में लाने में मदद करेगी। अगर कांग्रेस जैसी पार्टी को पश्चिम बंगाल में कमजोर किया जाएगी तो फिर दूसरे सांप्रदायिकता पार्टी बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा।
दोस्तों बिहार में विशेष अभियान चलाकर धान खरीदने की घोषणा भी सिरे से नहीं चली है। जी हां, खरीद बंद होने में मात्र 10 दिन बचे हुए हैं और पटना सहित कई जिलों के किसानों के धान तो अभी तैयार भी नहीं है। जी हां, नतीजा यह है कि स्थानीय व्यापारियों ने भी रेट गिरा दिया है। लाभ कमाने के लिए खेती करने वाले किसानों को अब लागत निकालना भी कठिन हो गया है। सरकार ने इस साल धान खरीद का लक्ष्य 30 से बढ़ाकर 45 लाख टन कर दिया और किसानों से खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अधिकारियों की चालाकी में किसान ऐसे फंसे हैं कि अब वे कहीं के नहीं रहे। जी सरकार ने धान खरीद 31 जनवरी को ही बंद करने का फैसला कर लिया है। अब मात्र 10 से 12 दिन बचे हुए हैं और खरीद अभी 1/3 भी नहीं हुई है। दोस्तों जर्नलिस्ट रवीश कुमार को आज कौन नहीं पहचानता है। रवीश कुमार आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पत्रकारिता की दुनिया में उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार को तमाम प्रतिष्ठान सम्मानों के साथ ही एशिया के सबसे बड़ा सम्मान रेमन मैग्सेसे से भी नवाजा गया है। प्रेम पर रवीश कुमार ने एक किताब भी लिखी है। जय इश्क में शहर होना नाम की इस किताब के विमोचन पर रवीश कुमार ने प्रेम को लेकर अपने जज्बात जाहिर करते हुए कहा था कि जब तक आप किसी के साथ इश्क नहीं करते हैं तब तक आपके जीवन में सुबह नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे है खुद रवीश कुमार की लव स्टोरी। आपको बता दूं कि रवीश कुमार मूल रूप से बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। साधारण पृष्ठभूमि के रवीश कुमार ने पटना के लोयला हाई स्कूल से स्कूलिंग की। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वे दिल्ली निकल गए। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के देश बंधु कॉलेज में रवीश कुमार ने बीए में एडमिशन लिया और सिविल सर्विस की भी तैयारी करने लगे। जी हां, दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई अपनी होने वाली जीवन संगिनी से। उन दिनों कोलकाता की रहने वाली नैना दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से बीए कर रही थी। जी हां, बीए के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए किया। रवीश कुमार और नैना जब एक दूसरे से मिले तो फिर काफी अच्छे दोस्त बन गए। मीडिया रिपोर्ट और इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक नैना रवीश कुमार को अंग्रेजी सिखाने में मदद भी किया करती थी। नैना से रवीश कुमार की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जी हां, दोनों ने शादी का मन बनाया। हालांकि शादी की राह इतनी आसान नहीं थी। अलग कास्ट को लेकर दोनों के परिवार वालों ने आपत्ति जताई, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। जी इनके मामले में भी ऐसा ही हुआ। 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। जी हाँ, आज रवीश कुमार और नैना दास गुप्ता सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। दोनों की 2 बेटियां हैं। रवीश कुमार जहां एनडीटीवी में मैनेजिंग एडिटर हैं, वही नैना लेडी श्री राम कॉलेज में इतिहास पढ़ाती है। रवीश कुमार के निजी जीवन से जुड़े ये जानकारियां इंटरनेट पर मौजूद तमाम रिपोर्ट के आधार पर आपको दी गई है। दोस्तों बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर लगातार विपक्ष से सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। जी अब एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी नसीहत दे दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार को सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। बिना सख्ती के पेश आए क्राइम कंट्रोल करना मुश्किल है। जी इसको लेकर अधिकारियों को टाइट करने की जरूरत है, जिसके बाद ही पुलिस का खौफ अपराधियों के बीच होगा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि सुंदरकांड में राम ने कहा था विनय ना मानत जल्दी जर, गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तब बिन भय होए ना पीड़ित। जी हां, नीतीश कुमार को बिहार के आपराधिक वारदातों को ध्यान में रखकर अब इन कविताओं को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जी हां, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे हैं। जी तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि कल से ही वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो गई है। इससे आम लोगों को राहत तो जरूर मिली है। उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है, जिसके अनुसार बिहार में कोरोना के 239 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मरीजों में सबसे अधिक संख्या पटना जिले में है। जी हाँ, जहाँ कोरोना के 100 नए मामले सामने आए हैं। उधर अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 10, दरभंगा में 14, नालंदा में 12 और बेगूसराय में 9 मरीज मिले हैं। वहीं औरंगाबाद में 4, बांका में 6, बक्सर में 1, भोजपुर में 5, गया में 4, कैमूर में 6, मधुबनी में 2 और मुंगेर में 1 मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब हो गई है 4220। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 युवकों को समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ और फिर आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि इलाके में राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में 2 युवक एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते हुए चल रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और गुरुवार को दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर इस मामले में विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपी युवकों से संगठन का कोई भी संबंध नहीं है। बुधवार को
बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कहा जा रहा है कि यह रैली राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए निकाली गई थी। रैली के दौरान बाइक सवार दो युवक सड़क के बीच गाली गलौज करते हुए भड़काऊ नारे लगा रहे थे। इसी दौरान किसी ने इनका वीडियो बना लिया। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों युवक एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। जी हां, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर गुरुवार को धारा 135 ये धर्म जाति के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 295 ये जानबूझकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना और धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। इसके तहत दोनों के युवकों के खिलाफ FIR दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आरोपियों की पहचान ऋतिक और शिवम के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार में पश्चिम की ओर से आने वाले बर्फीली हवाओं के कारण पारा गिर गया है। प्रदेशवासियों की कड़ाके की ठंड और फिर कनकनी से मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिनों तक बिहार में ठंड इसी तरीके से पड़ने के आसार जताए गए हैं। अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में और गिरावट की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य में अभी शीतलहर की स्थिति से इनकार कर दिया है। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में जहां उत्तर पश्चिमी देशों से बर्फीली हवाएं कनकनी लेकर आ रही है, वहीं दक्षिणी भाग में पूर्वीय हवा नमी लेकर आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के उत्तरी भाग में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जी नमी की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट की स्थिति नहीं आएगी, लेकिन दक्षिणी भाग में ठंड बरकरार रहेगी। जी हां, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी भाग से बह रही बर्फीली हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक है। पर्वतीय भागों में बर्फबारी की वजह से उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाले हवाएं गलन लेकर आ रही है। पारा गिरने के कारण अभी भीषण ठंड जारी रहेगी। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव से पहले RLSP की चीफ उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा है। जहां कल उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता RJD में शामिल हो गए हैं। दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। जी हां, दोनों पहले ही RLSP से इस्तीफा दे चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को डबल शॉक ऐसे समय में लगा है जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे जल्द पार्टी का JDU में विलय कर सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और JDU ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, मगर RLSP चीफ ने बीते दिनों CM नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि बिहार में होली के बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राज्य में अप्रैल मई तक पंचायत चुनाव होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार के DGP SK सिंघल भी बढ़ते अपराध पर पत्रकारों के सवाल पर बौखलाए और बौखलाकर नीतीश कुमार की ही पोल खोल दी। जी हां, DGP SK सिंघल ने कहा है कि उनके कार्यकाल में नहीं बल्कि 2019 में बिहार में क्राइम बेतहाशा बढ़ गया था। पत्रकार उस दौर की बात क्यों नहीं करते हैं? आपको बता दें कि DGP SK सिंघल साहब शायद ये भूल गए हैं कि उस वक्त भले ही वे कुर्सी पर नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। वैसे बिहार के DGP भी पत्रकारों पर भड़क गए। दरअसल बिहार के DGP आज आला अधिकारियों के साथ पटना के SSP ऑफिस पहुंचे थे। पुलिस हेडक्वार्टर के आला अधिकारियों के साथ पटना पुलिस के तमाम अधिकारियों की लंबी बैठक चली। फिर DGP बाहर निकले तो पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। पत्रकारों ने पूछा कि अपराध इतना बढ़ गया है और आप पुलिस क्या कर रही है? DGP SK सिंघल ने आंकड़े गिनाना शुरू कर दिए। जी 2018, 2019, 2020 और इस साल के पहले महीने का। DGP SK सिंघल ने कहा है कि हमारे कार्यकाल में अपराध में भारी कमी आई है। हमने 2019 और 2020 की तुलना की है। 2019 की तुलना में 2020 में सारे अपराध में भारी कमी आई। इससे पहले हमने 2018 और 2019 के अपराध की तुलना की थी। 2019 में सारे आपराधिक वारदातों में भारी वृद्धि हुई है। हमारे समय अपराध में कमी आई है। हाँ, 2019 में अपराध में वृद्धि हुई है। साथ ही DGP SK सिंघल ने पत्रकारों पर भड़क गए और पत्रकार से सवाल कर दिया। उसने कहा है कि आप पत्रकार उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कभी 2019 में जो अपराध बढ़ा है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मध्य प्रदेश भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया था। जहां यह माना जा रहा था कि वे प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में सत्ता के नए केंद्र के रूप में काम करेंगे, परंतु हकीकत में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जहां प्रदेश में उनकी स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश भाजपा की 32 लोगों की नई कार्यकारिणी में उनकी पसंद का केवल एक नाम है। जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव परिणाम आने के बाद से ही नई टीम बनाने को लेकर मंथन चल रहा था। सिंधिया की ओर से भी दबाव था कि
टीम में उनके समर्थकों को जगह दी जाए, परंतु प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी बात को नकार दिया। दिल्ली ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन किया और उनको अपनी टीम बनाने को लेकर फ्री हैंड दे दिया। जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सिंधिया के पक्ष में अपनी बात कह रहे थे, परंतु इस मामले में उनकी भी एक भी नहीं सुनी गई। भाजपा की ओर से यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार में उनकी मांग के अनुसार मंत्री बना दिए गए हैं, अब पार्टी संगठन में उनके समर्थकों को जगह नहीं दी जाएगी। काफी प्रयास के बाद सिंधिया केवल एक नाम को जगह दिला पाए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।